वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? सब बढ़िया, चकाचक थर्मो पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब आपको यहां पर सिखाऊंगा मैं एक बहुत खतरू चीज, खतरनाक चीज, भड़भड़ाती हुई, फड़फड़ाती हुई और खतरनाक चीज। यह चीज वैसे तो आखिरी बार 2010 जेई में पूछी गई थी, नीट वगैरह में भी आती है। स्कूल वालों की इतनी वो नहीं है औकात कि वो पूछ सके, बट समझना जरूरी है। दूसरा, जब मैं छोटा बच्चा था और क्लास 11th में गया था, यह टॉपिक मेरे कभी समझ में नहीं आया। आई एम 100% श्योर कि स्कूल लेवल पर या स्कूल की सिर्फ एक क्लास अटेंड करके यह टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को एनसीईआरटी में भी सिर्फ थ्योरेटिकली समझा दिया है, लेकिन जो कुछ हायर लेवल की जो कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है, जब वो मैंने पढ़ी तब मुझे एक बहुत शानदार लॉजिक मिला और आज वो लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई होप इस वीडियो के खत्म होते होते आप थर्मोडायनेमिक्स की इस चीज के मास्टर हो जाओगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। टॉपिक का नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सब बच्चे हेडिंग डाल लेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की कोशिश करो, क्या करो? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की कोशिश करो तो अपने बाबू सोना से पहले पूछ लिया करो कि थाना वाना था लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए आया करो। मैं इसीलिए कभी लाइव नहीं पढ़ाता इन चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है, लाइव पढ़ाते समय कभी बाबू सोना की याद आ जाए, थाना था लिया पूछना हो जाए, तो फिर मन नहीं लगता। इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो देखो, जब मन लगे तब पढ़ो। सारे अपने काम निपटा के पढ़ना है, शुरू करो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो केवल बल्क प्रॉपर्टीज की बात करता है। वो केवल बल्क प्रॉपर्टीज की बात करता है। नाउ व्हाट इज बल्क? पहले अपन यहां पर डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज बल्क। ये बल्क क्या है? बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में किसी चीज का होना। समथिंग विच इज इन वेरी हाई क्वांटिटी। समथिंग, कोई भी एक चीज, समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी, इन ह्यूज क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को पीटने जाना है तो आप अपने साथ में 4, 5, 10 दोस्त लेकर जाओगे, क्योंकि अकेले जाओगे तो मार खा के आ जाओगे। तो तुम बल्क में गए, तुम झुंड में गए। जब तुम झुंड में उसको मारने गए तो पहले उसने रजनीकांत की तरह डायलॉग मारा है कि बेटा झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेले आता है, लेकिन बाद में उसको तुमने पीट दिया क्योंकि तुम झुंड में गए थे। तो बल्क मतलब झुंड। किसी भी मैटर का अगर आप लार्ज क्वांटिटी लेते हो, उसका ह्यूज अमाउंट लेते हो, उसको लार्ज अमाउंट में लेते हो, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, उसको बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टी। तो बल्क का मतलब समझने के बाद जरा इस बल्क प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इस बल्क प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। व्हाट आर बल्क प्रॉपर्टीज? all those properties that depends on the bulk or huge or large amount of matter। किसी भी मैटर के जब तक आप लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में उसको लेकर नहीं आओगे, ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगी। दिस प्रॉपर्टीज विल नॉट वर्क अनलेस अनटिल आप इसको ह्यूज क्वांटिटी में लेकर नहीं आते। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? तो थर्मोडायनेमिक्स हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर। मतलब वो प्रॉपर्टी जो काय में होगी? बल्क में होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले एक पॉइंट यहां पर लिख भी लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स
हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, एक बार फिर देखेंगे। थर्मोडायनेमिक, DYNAMICS, थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज डील्स विथ, thermodynamics always deals with the macroscopic यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज पर ये डील करेगा? बल्क प्रॉपर्टीज पर डील करेगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो तुमको दिख रही हो उन प्रॉपर्टीज पर ये हमेशा क्या करेगा? काम करेगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इसे कहते हैं। ठीक है, जरा इतना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चल के और फर्दर बात कर सके। पहले इन जरा पॉइंट्स को लिखो। बल्क का मतलब बल्क प्रॉपर्टी या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एक ही चीज है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक 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 ठीक। कुछ एग्जांपल्स ले ले। वैसे तो आप आगे पूरे एग्जाम्पल ही पढ़ना है, इस पूरे वीडियो में एग्जाम्पल ही पढ़ना है, बट ठीक है, शुरुआत में तुम्हारा थोड़ा सा मन लगाने के लिए पढ़ लो एग्जाम्पल। भाई डेंसिटी एक बल्क प्रॉपर्टी है, मास एक बल्क प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक बल्क प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर एक बल्क प्रॉपर्टी है, प्रेशर एक बल्क प्रॉपर्टी है। कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इस रूम में जो प्रेशर है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस रूम में जो प्रेशर लग रहा है वो अनकाउंटेबल, अनगिनत गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहा है? अगर मैं इस रूम के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स निकाल के इवैक्यूएट कर दूं, वैक्यूम पंप या सक्शन पंप लगा के इस रूम के सारे गैस के पार्टिकल निकाल दूं, तो यहां तो वैक्यूम बन जाएगा क्योंकि यहां पर अब कोई गैस है नहीं। लेकिन मैं एक गैस का मॉलिक्यूल छोड़ दूं तो वो एक गैस का मॉलिक्यूल क्या इस पूरे रूम पर इतनी बार कोलिजन कर पाएगा कि वो एक प्रेशर क्रिएट कर सके? नहीं। प्रेशर क्रिएट करना किसी एक के बस की बात नहीं है, किसी एक मॉलिक्यूल या एक एटम के बस की बात नहीं है। तो अगर आपको प्रेशर चाहिए तो आपको ह्यूज अमाउंट में गैस के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तभी प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये एक बल्क प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बल्क प्रॉपर्टी है। भाई आप किसी एक एटम का टेम्परेचर थोड़ी निकालते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ और तुमने पानी को पहले पूरा निकाला और पानी में से एक मॉलिक्यूल निकाला और उसमें थर्मोमीटर घुसा रहे हो, वो मॉलिक्यूल दिखेगा ही नहीं तुमको, तो टेम्परेचर काय का निकालोगे? बेल आइकॉन का। समझ रहे हो? तो बेसिकली जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो भी कब निकलेगा? जब तुम्हारे पास में ह्यूज क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस होगा। अब यहां पर ह्यूज क्वांटिटी का मतलब है कि एटम्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए। बल्क प्रॉपर्टी में अगर अपन क्वांटिटी या ह्यूज क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर क्वांटिटी वो किलो और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इन टर्म्स ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी आप एक मॉलिक्यूल का ना तो वॉल्यूम निकाल पाओगे, भाई वॉल्यूम रूम के लिए चाहिए, टेम्परेचर भी एक मॉलिक्यूल का, प्रेशर भी एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास नेग्लिजिबल माना जा सकता है, कोई उसकी इज्जत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मास वगैरह कब आएगी? जब वो कुछ क्वांटिटी ज्यादा हो, जब वो लार्ज क्वांटिटी में हो। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स होंगे तभी आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेगी। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। और क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन सी? जो एटॉमिक लेवल पर देखी जाती है, जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये कुछ बहुत छोटे लेवल पर हो गई, लेकिन फिर भी हम उनकी स्टडी यहां पर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन मैं सिर्फ एक एटॉमिक लेवल पर होने वाली चीजें की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर वही चीजों की बात करूंगा जो बड़े लेवल पर हो, लार्ज लेवल पर हो, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब गाइस अगर अपन आगे बढ़े तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है ये दो प्रकार की देखी जाती है। जो आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है ये कितने प्रकार की देखी जाती है? दो टाइप की। लेकिन वो पढ़ने से पहले
मैं यहां पर कुछ नाम आपको लिखवाना चाहता हूं। पहला आप एक देखिए, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी। दूसरा नाम आप देखिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक सेल का ईएमएफ या एक सेल का पोटेंशियल, मतलब अगर आप एक सेल दुकान से खरीद के लाए हो तो वह सेल कितने वोल्ट की एनर्जी देगा या वो सेल कितना वर्क करेगा, वो आप निकाल सकते हो इससे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी टर्म्स फिजिक्स में पढ़ी जाती है। आई एम नॉट श्योर कि आपने पढ़ी है कि नहीं, इसीलिए मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं। देन एक टर्म आता है हीट कैपेसिटी, देन एक वर्ड आता है आपका डेंसिटी, है ना। उसके अलावा कुछ टर्म्स यहां नॉर्मली लिख देता हूं मैं, जैसे एंट्रोपी में फिर लिखूंगा, इंथैल्पी में लिखूंगा, एक नया वर्ड आपके सामने आया है शायद, एक और शानदार वर्ड आया है गिब्स, फ्री एनर्जी, क्या सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ लिख रहा हूं, अभी सिर्फ लिख रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक टर्म और लिखेंगे मोलैरिटी, ये चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हो। मोलैलिटी चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हो। नॉर्मेलिटी चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हो। मोलर एंट्रोपी हो गई, ईएमएफ हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई, और क्या था, और भी मैं देख लूं कुछ ऐसी चीज जो छूट तो नहीं रही अपने से। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ छूटने लायक नहीं। तो पहले इन टर्म्स को समझते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पढ़ने के पहले जरा इन टर्म्स को समझ लो बेटा। एंट्रोपी हो, इंथैल्पी हो या गिब्स फ्री एनर्जी हो, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ एनर्जी। यानी अभी के लिए आप क्या मानेंगे कि ये तीनों क्या है, एनर्जी है। इज दैट क्लियर टू यू? व्हाट आर दीज एनर्जी? तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं, मोलर एंट्रोपी, यानी मोलर एनर्जी बोल सकते हैं इसको। भाई एंट्रोपी का मतलब एनर्जी होता है, मोलर एनर्जी, मोलर एनर्जी। तो इस मोलर एंट्रोपी का क्या यह फॉर्मूला नहीं बन सकता, एनर्जी पर मोल, मोलर, मोलर एंट्रोपी। यानी अगर मेरे पास में किसी भी चीज का 1 मोल है तो उस 1 मोल सब्सटेंस की कितनी एनर्जी होगी, तो मैंने उसको E by N लिख दिया, वेयर E इज एंट्रोपी और एनर्जी एंड N इज नंबर ऑफ मोल्स। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? जरा इस बात को समझो। क्या आपने इस चीज को क्लियरली समझा? एंट्रोपी का मतलब क्या लिया मैंने, क्या लिया आप बताइए? एंट्रोपी का मैंने मतलब लिया एनर्जी, एंड व्हाट इज मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल। तो एक्चुअली मोलर एंट्रोपी का मतलब क्या समझे आप, 1 मोल सब्सटेंस की क्या एनर्जी होगी, 1 मोल गैस की क्या एनर्जी होगी, 1 मोल लिक्विड की क्या एनर्जी होगी, 1 मोल सॉलिड की क्या एनर्जी होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी शो करेंगे। तो किसी भी अगर 1 मोल सब्सटेंस की आपके पास में एनर्जी आ जाए तो उससे क्या बोला जाएगा, मोलर एंट्रोपी। उसके अलावा मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग सब पढ़ के आए हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या है, इक्विवेलेंट मोल्स, ये भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, इन 1 लीटर सॉल्यूशन यानी मोल्स इन वॉल्यूम। मोलालिटी भी क्या है, मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, एंड kg इज योर मास, तो मोल्स बाय मास। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या ये बेसिक टर्म्स के बारे में आपको हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन मिली, मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली? ईएमएफ की बात करें तो इट इज वर्क डन, W बाय Q, वर्क डन बाय चार्ज, यानी एक सेल कितना वर्क कर रहा है और वो वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अभी इतना डिटेल में आप लोग मत जाना, है ना। स्पेसिफिक हीट इज Q अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर।
हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रेस द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का, मेरा अगर तुमको टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी दोगे, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इन फॉर्मूलेस को जरा पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, पहले जरा इन चीजों को नोट कर लो, तब तुमको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा इस चीज को पढ़ने का कि जवाब नहीं। इन चीजों को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इनके फॉर्मूलेस पता पड़ गए तो अब आपको इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सिखाने वाला हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन गाइस? चलिए, तो अब हम लोग यहां पर पहले मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? जो हमेशा बल्क में काम करे, एटॉमिक लेवल पर काम नहीं करे, जो एटॉमिक लेवल पर काम नहीं करे उसे बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। में बार बार एटॉमिक लेवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हो उसके पहले हम लोग इस चीज को खत्म कर दें। नाउ गाइस, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दोनों में क्या फर्क है देखिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव भी मैक्रोस्कोपिक का टाइप है। सो दोज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। यानी ये किस पर डिपेंड करेगी? मैटर की क्वांटिटी पर। मतलब अगर तुमने मैटर ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो ये ज्यादा दिखेगी, कम क्वांटिटी में लिया तो कम दिखेगी, लेकिन होगी कैसी? मैक्रोस्कोपी। यानी अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है? जो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? क्वांटिटी ऑफ द मैटर पे। जितना ज्यादा मैटर लोगे उतनी ज्यादा दिखेगी, जितना कम लोगे उतनी कम दिखेगी। अब यहां पर सवाल आता है सर एग्जाम्पल्स का। एग्जैक्टली अब हमें यहां पर इसका एग्जाम्पल ही डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम मास को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? देखो प्यारे बच्चों, आपको रटना छुड़वा दूंगा मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता हूं, मैं बिल्कुल फेवर नहीं करता हूं कि मुझे रटना पड़े। इसीलिए मैं इतना दिमाग लगाया, इसीलिए मैंने इतना रिसर्च मारा और आप लोगों के लिए 3-4 किताबें लेकर आया, उसमें से पढ़ के पढ़ा रहा हूं। तो गाइस, कंटेंट बहुत प्यारा दे रहा हूं, लेकिन आपसे सपोर्ट मांगता हूं मैं प्लीज, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करो और सोचो। मास मतलब अगर मेरे पास में एक बड़ा टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास में ये बुक है, तो गाइस इस बुक का मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। लेकिन मैं ढक्कन रख दूं तो सर आप बोलोगे ढक्कन का मास कम हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों? छोटा है। वो बड़ी बुक थी, मोटी बुक थी, ये छोटा है, तो इसका मास कम, उसका मास ज्यादा। मतलब ये मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्या? उसके अंदर 850 पेजेस है, हर पेज का वजन जुड़कर भारी हो गया। ढक्कन छोटा सा प्लास्टिक का मटेरियल है ये भी बल्क प्रॉपर्टी। मास, आप वजन देख रहे हो, मास देख रहे हो, तो जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा वजन होगा। दैट मीन्स मास एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? मास एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, जरा वॉल्यूम के बारे में सोचिए, जरा वॉल्यूम के बारे में सोचिए। अगर मेरे पास में एक गैस के 10 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12 मॉलिक्यूल है। तो अभी ये 12 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना होगा। आप इसको एक 3 डायमेंशनल क्यूब में रख लीजिए, तो
तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आप इससे इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इमेजिन करो एक 3D क्यूब है, ये मतलब एक 3 डायमेंशनल क्यूब है, आपने उसमें इसको रखा है, तो इस क्यूब में ये 12 मॉलिक्यूल पूरी तरीके से आ गए। तो इस क्यूब की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन अगर अब मेरे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 12 से कितने हो गए 20, तो अब आप खुद ही देखो क्या वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, इसके मुकाबले ये बड़ा नहीं हो गया। तो ये बड़ा क्यों हुआ, मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से। मॉलिक्यूल्स क्या है, मैटर, यानी जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप कोई सब्सटेंस लोगे वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब वॉल्यूम भी एक प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी हो गई, सोचो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो हाँ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आएगा तभी बढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद और देखो, ये हो गया, ये हो गया। चलिए तीसरा, मोल्स। क्या मोल्स आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? अगर मेरे पास में एक मैटर का छोटा सा टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एक मैटर ले लिया मैंने, और ये मैटर के मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और मैंने ये पीस उठाया, मैंने इसमें से ये पीस उठाया छोटा वाला, तो अभी इसके अंदर मोल्स कम होंगे। मान लो ये पूरा टुकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मोल्स से बना है। ये जो पूरा टुकड़ा है किसी मैटर का, उसमें उस मैटर के कितने मोल्स हैं, 16 मोल्स हैं। अब मैंने उसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल लिया, तो अब ये 1 मोल हो गया। मतलब जैसे ही मैंने क्वांटिटी कम करी मोल्स भी कम हो गए। अब इसके अंदर आप थोड़ी बोलोगे कि अभी भी ये 16 मोल्स वाला है, अब तो मोल्स कम हो गए। तो मोल्स भी एक तरीके की क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो सोचो, मेरा काम सोच, आपको सोच क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे सोच में भी शौचालय घुस गया है। मेरा काम है आपको इमेजिन करवाना, आपको समझाना। भाई पढ़ तो इंसान बुक से भी लेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन करो। क्या आता की बात क्लियर हो गई। उसके बाद फोर्थ, हीट कैपेसिटी। अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ी हीट कैपेसिटी। क्या है हीट कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी मेरा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आप कितनी एनर्जी दोगे। अब इमेजिन करना, देखो बहुत मजा आएगा। इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक इतना बड़ा प्लेट है, एक ट्रे है, एक आपके पास में ट्रे है जिसमें आपकी मम्मी आपको बोलती है मेहमानों के सामने कप में चाय रख के लेके जा, बड़ी ट्रे है। और तुम्हारे पास में एक छोटी सी कटोरी है, तुमने इसको भी गैस पर रख दिया, मतलब तुमने इसको गैस पर रख दिया गुस्से में आके, और इसको भी तुमने गैस स्टोव पर रख दिया। दोनों में से जल्दी कौन गर्म होगा? दोनों में से जल्दी कौन गर्म होगा? कि दोनों बराबरी से गर्म होंगे। मैं पूरे ट्रे की बात कर रहा हूं। ट्रे के इस कोने को छुओ, इस कोने को छुओ, इसको छुओ, इसको, 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 कहीं भी टच करो, चटका लगना चाहिए जोरदार। और कटोरी, पहले कौन गर्म होगा? सर कटोरी। क्यों? कटोरी छोटी है, छोटी कटोरी तो जल्दी गर्म हो गई। यानी इसका टेम्परेचर 1111 डिग्री से जल्दी बढ़ गया। साइज छोटा है, क्वांटिटी छोटी है, तो स्पेसिफिक हीट भी एक तरीके की क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। सोचो हाँ कि ना। तो ये भी तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, ना सिर्फ हीट कैपेसिटी, तुम्हारे पास में दुनिया में किसी भी प्रकार की एनर्जी आ जाए, आई रिपीट, किसी भी प्रकार की एनर्जी आ जाए, वो सब एक्सटेंसिव है। क्यों? सोचो, इसको भी अपन देखते हैं। अगर मान लो तुम एक छोटे बच्चे से फाइट कर रहे हो, तुम एक छोटे बच्चे से फाइट कर रहे हो और तुम्हें इस छोटे बच्चे को अपनी ओर खींचना है, कितनी एनर्जी लगाओगे? कम एनर्जी लगाओगे। एक न्यू बॉर्न बेबी है जो अभी अभी गुल्लू मुल्लू सा बच्चा पैदा हुआ है, उसको उठाने के लिए तुमको कितनी एनर्जी लगेगी? और कम। एक 8 साल का बच्चा है, उसको उठाने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी। एक 16 साल का लड़का है, अब तुमको उसको खींचने में तुम्हारी जान निकल जाएगी।
अब एक 30 साल का मोटा सा आदमी है, मोटे पेट वाला, उसका देखो पेट कितना मोटा निकला हुआ है, तो अब ये मोटे अंकल को उठाने के लिए तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब एनर्जी जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उसको खींचना, धक्का देना, टांग अड़ा के गिरा देना, मुक्के मारना, लड़ाई करना, उठाना, पटकना, कोई भी काम करो तुमको एनर्जी कैसी लगेगी? ज्यादा। क्या बोलूं मैं, अपने अभी विजुअलाइजेशन में आ गया? आया कि नहीं आया? सोचो, आया? चलिए, तो एनर्जी, अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ देर पहले कि एनर्जी बहुत सारे टाइप की नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कभी कभी आप एनर्जी को इंथैल्पी लिखोगे चलेगा, एक एंट्रोपी नाम की जो टर्म है वो भी एनर्जी के लिए चलेगा। देन गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो ये भी चलेगा। तो ये सब क्या होगा? एनर्जी। अच्छा, उसके बाद आप फिजिक्स में पढ़ोगे चार्ज। चार्ज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, कितने बोलते ही क्वांटिटी आती है। कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम चार्ज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा चार्ज होगा। तो चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? अबे मेरा मार्कर घुस गया नीचे, मिल गया, टेबल के नीचे मार्कर घुस गया था। हाँ, तो चार्ज इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा, कम होंगे तो कम। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक प्रकार का मैटर है। तो ये जो तुम्हारे सामने चीजें इकट्ठी हुई, मास, मोल्स, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, एनर्जी, ये सब तुम्हारे क्या हो गए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताओ, ये बोर्ड की लेंथ है, अगर बोर्ड छोटा कर दूं तो बोर्ड छोटा कब होगा? सर काट दो, काट दूंगा तो इतना मैटर, इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। ये क्या है? मैटर है। तो अगर बोर्ड को इतना काट दिया तो इतना मैटर अलग हो गया। अब मैटर कम हो गया तो लेंथ भी कम हो गई। अरे वाह! तो लेंथ भी एक प्रकार की क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका पहला टास्क ये है कि इतनी, मैंने क्या बोला? आपका पहला टास्क ये है कि इतने नाम आप याद कर लीजिए। क्या आप लोगों को इतने नाम याद करने में कोई दिक्कत है? ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मैंने मेरे प्यारे बच्चों को विजुअलाइज करवा दी और मजा दिलवा दिया। आगे बढ़े, शैल वी मूव? चलिए चलते हैं इंटेंसिव की तरफ। नाउ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है दैट डू नॉट डिपेंड्स, सीधी सी बात है, दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक लेवल पे तो गया ही नहीं, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं। अब पहली प्रॉपर्टी, मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी जो आप इमेजिन कर सकते हो वो करवाऊंगा, जो नहीं कर सकते उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। एक बात बताओ, अगर आप इस कमरे में हो, अगर आप इस कमरे में हो और इस कमरे के एक कोने में बैठे हो तो यहां पर भी 40 डिग्री का टेम्परेचर लगेगा। इस कोने में बैठ जाओगे, यहां पर भी 40 लगेगा। मतलब अगर इस बड़े से रूम को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर भी दूं, टेम्परेचर बराबर ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? मैंने अगर एक ट्रे गरम करी, मैंने एक ट्रे गरम करी और फिर उस गरम ट्रे के टुकड़े कर दिए। इस ट्रे को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, एकदम लाल चट कर दिया और इसके मैंने टुकड़े कर दिए। अब बताओ इस टुकड़े का क्या टेम्परेचर होगा? 100 डिग्री। इस टुकड़े का क्या टेम्परेचर होगा? 100 डिग्री। इसका क्या होगा? 100 डिग्री। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे को ये बताओ। मतलब टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैटर की क्वांटिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैक्रोस्कोपिक होनी चाहिए। अगर मैक्रोस्कोपिक है
तो मजा आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो आप आराम से याद कर लोगे, टेम्परेचर। मेरे एग्जाम्पल्स को याद रखना। एक ट्रे गरम करो या इस बोर्ड को गरम कर लो और इस बोर्ड के 4 टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का टेम्परेचर बराबर होगा। भाई तुम गरम गरम पिज्जा खाते हो तो पिज्जा का कोई भी टुकड़ा उठाओ, पहली बार में धीरे धीरे तो सन ठंडा हो जाएगा, लेकिन जब गरम गरम पिज्जा ओवन से निकला है तो कोई से भी टुकड़े को उठाओ वो उतना ही गरम रहेगा। दूसरा, प्रेशर। सर प्रेशर इंटेंसिव कैसे समझते हैं? इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड पर मैं यहां बनाता हूं, इस पार्ट को देखो। अगर इस पार्ट को मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दूं, इस पूरे रूम का प्रेशर कितना है? 1 atm। तो क्या यहां का प्रेशर अलग हो जाएगा? नहीं, जो गैस इस पूरे बोर्ड पर 1 atm का प्रेशर लगा रही है, जब मैं इस टुकड़े को उठा के अलग भी पटक लूंगा, जब मैं इस टुकड़े को उठाकर अलग भी पटक दूंगा, तब भी इसका टेम्परेचर 1 atm ही होगा। क्यों? क्योंकि पड़ा तो इस रूम में है ना, पड़ा तो इस धरती पे है ना। तो मेरे इतने पोर्शन पर भी 1 atm पे, यहां पर भी 1 atm है, मेरी पूरी बॉडी पर भी 1 atm है, इस पूरे मार्कर पर भी 1 atm है और इस पर भी 1 atm है। ऐसा थोड़ी कि मैं मैटर छोटा करता जाऊंगा तो प्रेशर अलग होता जाएगा। अगर ऐसा होता तो एक मोटे से अंकल पे कम प्रेशर होता और एक छोटू से पतलू से आदमी पर ज्यादा प्रेशर होता। ऐसा थोड़ी है, सब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है। तो प्रेशर भी क्या है? एक ऐसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो क्या है, किस पर डिपेंड नहीं करती? किस पर डिपेंड नहीं करती? क्वांटिटी पर। तीसरी प्रॉपर्टी, इस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझना इस बात को, भाई प्रेशर की तरह वेपर प्रेशर भी है। यहां पर प्रेशर कोई भी नॉर्मल गैस लगा सकती है, यहां पर वेपर प्रेशर सिर्फ वेपर लगा रहा पानी का। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम्हारे पास में पानी है, मैंने इस बॉटल में पानी रखा पहले 1 लीटर, तो 1 लीटर के वेपर प्रेशर बनेगा। अगर मैं पानी 2 लीटर भी कर दूं तो कोई वेपर प्रेशर में फर्क थोड़ी आएगा। भाई जो पानी है, जो पानी के मॉलिक्यूल की खासियत है, जितना प्रेशर वो लगा सकते हैं वो उतना ही लगाएंगे। क्वांटिटी से प्रेशर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर ही क्यों ना हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले इतनी टर्मिनोलॉजी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि नहीं? मुझे बताओ कि क्या इतनी टर्मिनोलॉजीज अच्छे तरीके से क्लियर हुई या नहीं? हो गई क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब आगे के नाम मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, ना मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक जो आपको मजा दिला देगी। क्या ट्रिक? स्टार बनाएंगे, अपने नोटबुक्स में स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, द रेशो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना है, द रेशो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज गिव्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? अगर आप कोई 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो जो नया प्रोडक्ट मिलेगा, जो नई चीज मिलेगी, वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इस बात को लाल लाल बादल, नीला नीला बादल या काला काला बादल, जिस पेन से लिख रहे हो उससे बना लो, ताकि मैं आप लोगों को आगे बढ़ा सकूं। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कुछ देर पहले कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे। वो फॉर्मूलेज क्यों लिखवाए थे, वो अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा और आप लोग गाना गाओगे कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना। मैं बोलूंगा भक्त साले चोर, दिल चुराएगा चोर साले, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा, दिल की कीमत समझ रहा है? बाबूराव गणपतराव समझाए कर बाबा, राजू बन के मेरा किडनी बेचेगा, राजू कुतरिया।
स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि मैं रब करने वाला हूं। अब लिखो बाबा रे बाबा रे बाबा, छाती दुख गया रे बाबा। यस श्याम, मेरी दारू की बाटली में 2 घुट लगा ले। नहीं बाबू भैया, दारू पीना बुरी बात है, इससे खांसी चली जाएगी। अरे बाबा, दारू के चक्कर में मेरे बाप का गराज चला गया, मेरा बाप खुद चला गया, खांसी क्या चीज है बाबा। देखिए कि नहीं हेरा फेरी बांगड़ू। चलो मैं 7वां पॉइंट यहां लिख लेता हूं, लेंथ लिखी थी ना, वो मीटर गई मेरे से। चलिए, तो मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टी में से क्या क्या नाम हटा दिए, यहां लिख देता हूं। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, ये 3 नाम मैंने हटा दिए थे क्योंकि जगह चाहिए इसलिए यहां पर। चलिए अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल ही चल रहे हैं हमारे। चलिए 4th प्रॉपर्टी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। एक सेल का क्या ईएमएफ है, एक सेल कितना वर्क कर सकती है, एक सेल कितना काम कर सकती है। जरा पेपर पेज पलटो और मुझे बताओ कि मैंने ईएमएफ का आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखवाया था फॉर्मूला ईएमएफ का, W/Q, वेयर W इज वर्क डन। और मैंने पिछले वीडियो में ही आपको सिखाया था कि एनर्जी के 2 रूप पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं हीट और एक पढ़ते हैं वर्क डन। यानी वर्क डन अपने आप में एक टाइप का एनर्जी है, यानी वर्क डन अपने आप में एक प्रकार की एनर्जी है, इसलिए मैं वर्क को भी यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखता हूं। तो वर्क डन एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड Q एक चार्ज है, और चार्ज भी एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज ईएमएफ। तो देयरफॉर ईएमएफ कैसी प्रॉपर्टी बन गई, इंटेंसिव। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, समझ में आई बात। तो इस वजह से हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, शायद उसमें कुछ नया मिले, मोलर एंट्रोपी। अरे सर अब आप छोड़ दो, हम खुद निपट लेंगे। मोलर एंट्रोपी का फॉर्मूला था एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल्स। एक मोल सब्सटेंस की क्या एनर्जी होगी, एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहां पर भी एरो बना के लिखते रहे क्या, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो यहां पर अपन क्या लिख लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इस मोलर एंट्रोपी, और मोलर एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव। अरे सर क्या कर दिया, डेंसिटी। सर आपको हमारी कसम है सर, कुछ मत बोलना। क्या होता है फॉर्मूला डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास, एक्सटेंसिव। व्हाट इज वॉल्यूम, एक्सटेंसिव। दोनों का रेशो इंटेंसिव। डन टटर डन टटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या फॉर्मूला था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला सिखाया था, पेज पलटाओ देखो, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला था, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन व्हाट इज Q, Q चार्ज, एक्सटेंसिव, M मास, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां तुमको टेम्परेचर से डरने की आवश्यकता। चलिए अगला, मोलैरिटी। क्या सिखाया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
अगर नहीं पता तो इस चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 14 और 15 जाकर देख लो। यूट्यूब पर लिखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ग्रेविटी सर्कल, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी अच्छे से दिल पर हाथ रख के समझो। मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वेयर व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड लीटर क्या है? लीटर एक तरीके की वॉल्यूम टर्म है, और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है तो मोलैरिटी भी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। और इसको ऐसे समझो, देखो मान लो तुमने एक गिलास में 1 लीटर पानी लिया और इस 1 लीटर पानी के अंदर तुमने 900 ग्राम शक्कर मिला ली। क्या करा? 900 ग्राम शक्कर मिला ली, तो अब ये पानी मीठा हो जाएगा। अब अगर इस पानी को तुम पूरा पी लो तो भी तुमको उतनी मिठास लगेगी, या अगर तुम इसमें से सिर्फ 1 स्पून पानी पियो, 1 चम्मच निकालकर पानी पियो, वो भी उतना मीठा लगेगा। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपको यहां पर चीज एक जैसी मिलेगी। सिमिलरली आप यहां पर बात करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो मोल्स एक्सटेंसिव एंड केजी क्या? मास की यूनिट है, और मास भी एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव। सर आप तो मजा ही ला दिए, मतलब कुछ भी बोलो मजा आ गया। अब याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमको ये फॉर्मूले ऐसे याद हो गए तो मजा आ जाएगा। नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मोल्स, कोई फर्क नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो मैंने वहां पर सिखाया है। वैसे नॉर्मली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, आप पहले जिस भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है, पहले आप उसका मोलर मास ले लो और उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दो। n फैक्टर क्या होता है वो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बड़े अच्छे सिखाया, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो, और अगर आता हो तो कोई दिक्कत नहीं। इन 1 लीटर सॉल्यूशन तो मोल्स भी एक्सटेंसिव, लीटर भी एक्सटेंसिव, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई? इंटेंसिव। समझ गए? कोई दिक्कत? पक्की बात? तो गाइज यहां पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट समाप्त। यहां पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वाला पार्ट खत्म। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत है। अगर ये नाम समझ में आ गए तो वो नाम अपने आप निपटा लोगे। तो गाइज यहां पर मैं आप लोगों को से वीडियो खत्म करने की मांग करता हूं और आप लोगों को छोड़ता हूं फ्री कि जाओ पढ़ो, जियो अपनी जिंदगी। अपने बाबू सोना से जल्दी पूछो, थाना थाया निन्नू आदया थोदया तू, क्योंकि मैं पल लिया हूं थर्मोडायनेमिक, मैंने पल लिया थमद में आदया मेरे, मैं भी थाना थाऊंगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। इसी पेज पर हर चीज को समझेंगे, दिल से समझाऊंगा, दिल तक समझ में आएगा। हा सर क्या बात है, शायरी। चलो इतना छाप लेना, अगली बात है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। मैं मृत्युंजय पंड्या बाय बाय करता हूं आपको, और कल मिलता हूं इसी समय इसी वक्त ग्रेविटी सर्कल पर। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।